नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज की हमारी क्लास है वो लाइट के ऊपर होने वाली है और लाइट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारी लाइट के ऊपर एक वीडियो पहले ही आ चुकी है। वहां पे हम लाइट के बेसिक मतलब लाइट का क्या नेचर होता है, लाइट का डेफिनेशन क्या होता है और लाइट के क्या क्या कौन कौन से फेनामेनास होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लाइट आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है विच इज यूज टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, विच इज यू विदाउट लाइट यू कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। ओके, सो आज हम रिफ्लेक्शन, जो आपने अभी तक जितने भी लाइट के बारे में जो फेनामेनास पढ़े थे उसके बारे में हम एक एक फेनामेना को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो डिस्कशन होगा हमारा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर होगा। तो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट फॉल एनी ओपेक सरफेस, when light fall any opaque surface, then it bounce back to the same medium. This phenomena of light is called reflection of light, like a plane mirror, like a mirror. ठीक है, जब लाइट किसी मिरर पे पड़ती है या किसी भी एक ओपैक सरफेस पे पड़ती है। आपको पता है ओपैक सरफेस क्या होता है? एनी मटेरियल जिसको लाइट जो है पार नहीं कर पाती, मतलब लाइट जो बीम है वो जिस मटेरियल को पार नहीं कर पाती उसको हम बोलते हैं ओपैक सरफेस। ठीक है, जैसे ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसल्यूसेंट, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था ओपैक सरफेस क्या होता है। तो जब लाइट किसी भी ओपैक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो सेम प्लेन पे क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है। इस फेनामेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, जब रिफ्लेक्शन होता है तो साथ साथ आपको एक चीज और पता होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन भी होता है लाइट का। लाइट एब्जॉर्ब भी होती है बाय द सरफेस। ओके, कैसे एब्जॉर्ब होती है? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि एक रूम है, कोई भी एक छोटा सा रूम है जो कि प्लास्टर्ड है, अभी अभी पेंटेड नहीं है, बिल्कुल प्लास्टर्ड रूम है। आप इसमें 5 वाट या 6 वाट का एक बल्ब लगा दो, एक एलईडी बल्ब लगा दो 6 वाट का। आप देखते हो कि उसमें जो लाइट है, मतलब पूरा बल्ब जो लाइट की इंटेंसिटी है आप कह सकते हो उस रूम में, वो बहुत ही कम होगी। लेकिन सेम रूम अगर मतलब सेम साइज का रूम है और 6 वाट का ही बल्ब है, एक ऐसे रूम में लगा दो जो कि पेंटेड हो, बिल्कुल पेंट है, आप देखते हो उसमें लाइट बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सरफेस है, जो सरफेस अभी जो प्लास्टर्ड सरफेस था उसके द्वारा कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है एब्जॉर्ब हो गई, मतलब सारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई। कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो साथ साथ हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन के साथ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है लाइट का। ठीक है, किसी भी ओपैक सरफेस पे अगर ओपैक सरफेस जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा। अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस होने के कारण यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन का रेट हाई हो जाएगा अगर जो सरफेस है हमारा वो कैसा है, रफ सरफेस है। जैसे एग्जांपल के लिए आप रफ सरफेस को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हो, किसी भी एक रफ सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखते हो, कुछ रिजेस यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, जैसे यहाँ पे कुछ रिजेस दिखाई देंगी। और क्या होता है कि जब लाइट यहाँ पे पड़ती है, किसी भी एक सरफेस पे पड़ती है, तो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन हो जाता है यहाँ पे, और कुछ देर तक लाइट जो है, लाइट की इंटेंसिटी जब यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट का, तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे जो रिजेज है इसमें मल्टीपल टाइम, जैसे लेट से रिजेज को हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, तो क्या होता है जब लाइट इस पे पड़ेगी तो हो सकता है इधर चली जाए, फिर यहाँ से यहाँ चली जाए, यहाँ चली जाए, ऐसे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिफ्लेक्शन होके लाइट यहीं पे रह जाती है, और इसी को हम बोलते हैं लाइट एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के साथ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होती है। तो रिफ्लेक्शन क्या है आपने समझा? देखो, जैसे एक टार्च है, टार्च जब इस सरफेस पे जलाई जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे पड़ने के बाद बाउंस बैक हो जाती है, ठीक उसी मीडियम में यहाँ पे बाउंस बैक हो गई। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे समझते हैं इसको डिटेल में। ये देखिए,
एक लाइट है, ये ग्रीन कलर का जो ये लाइट है दिख रहा है आपको, ये एक प्लेन मिरर पे पड़ता है। लेट्स से ये प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर का मतलब दर्पण, जिसमें आप देखते हो, किसी अपने आप को देखते हो और बहुत ही खूबसूरत दिखते हो आप। जो दर्पण होता है घरों में, शीशा जो लगा होता है, वही होता है आपका प्लेन मिरर। तो जब प्लेन मिरर पे कोई एक लाइट पड़ती है, देखो इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट मतलब होता है कि ये लाइट इस यहाँ पे आ रही है, इस सरफेस पे पड़ रही है, तो इस सरफेस पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये है रिफ्लेक्टेड रेज। ये है इंसिडेंट रेज और ये है रिफ्लेक्टेड रेज, और ये है सरफेस पे नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। आप नॉर्मल को और परपेंडिकुलर को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी कुछ देर बाद, कि नॉर्मल और परपेंडिकुलर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस सरफेस पे, या हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन खींचते हैं तो ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल से जो एंगल, यहाँ पे नॉर्मल से जिस एंगल पे ये रेज इंसिडेंट हो रही है, सेम उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन का फेनामेना है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। एक है फर्स्ट लॉ, क्या है फर्स्ट लॉ? ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल। हमेशा कोई भी सरफेस हो, चाहे वो एक प्लेन सरफेस हो या वो एक रफ सरफेस हो, ठीक है, किसी भी सरफेस पे अगर हम बात करें, हर सरफेस पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, देखिए, द इंसिडेंट, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। देखो, नॉर्मल जब भी ड्रॉ करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से उस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, ठीक है। देखो, नॉर्मल यहाँ पे चेंजेस भी हो, देखो नॉर्मल और परपेंडिकुलर में डिफरेंस क्या है, आप थोड़ा सा ये समझना। नॉर्मल क्या होता है, लेट्स से एक सर्कल है, एक कर्व सरफेस है या सर्कल है, और ये सर्कल का सेंटर है, और यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये है पॉइंट ऑफ टेंजेंट। लेट्स से ये टेंजेंट है और ये है पॉइंट ऑफ टेंजेंट, पी पॉइंट है पॉइंट ऑफ टेंजेंट। जब पॉइंट ऑफ टेंजेंट को सेंटर से आप ज्वाइन करते हो, पॉइंट ऑफ टेंजेंट को सेंटर से ज्वाइन करते हो, तो आपको पता है कि ये एक रूल है सर्किल का। वैसे देखिए आप थोड़ा सा इसको, ये सर्किल है और ये एक टेंजेंट है और ये सेंटर है। सेंटर को अगर आप पॉइंट ऑफ टेंजेंट से ज्वाइन करते हो, तो ये जो पॉइंट, जो ये लाइन है, ये टेंजेंट से क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये जो लाइन होती है यही एक्चुअल में नॉर्मल होती है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंट से आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वो है नॉर्मल, ठीक है। तो लेकिन प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर लगभग सेम ही हो जाते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसको, यही है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर दोनों होता है। सेकेंड लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। कोई भी प्लेन मिरर है, कोई भी एक दर्पण है, लेट्स से एक शीशा आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे प्लेन मिरर है, तो इसमें इमेज फॉर्मेशन किस तरह होता है, लेट्स से यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे खड़े हो, ठीक है। तो यहाँ पे रूल ये होता है कि जो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस पे आप खड़े हो, प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो, आपका इमेज ऐसा आपको अपीयर होगा कि उतने ही डिस्टेंस पे बना है। मतलब हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर,
ठीक है। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट जो इमेज फॉर्मेशन है उसका लॉ ये है कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, जितनी दूर पे आप खड़े हो मिरर के, सेम उतनी दूर पे आपको अपीयर होगा अपना इमेज उतना ही दूर पे अपीयर होगा जितना डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े हो। ठीक है। सेकंड ये है कि जो आपका हाइट है, मतलब प्लेन मिरर के सामने अगर आप खड़े हो तो जितनी आपकी हाइट है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट्स से यू आर ऑब्जेक्ट, आपकी जो हाइट है प्लेन मिरर के सामने जो आप खड़े हो, जितनी आपकी हाइट है उतनी ही इमेज की भी हाइट होगी जो अपीयर हो रहा है मिरर के अंदर। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। थर्ड ये है कि आपको ये पता है कि जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा। क्या आप सच में होते हो क्या मिरर के अंदर आप सच में होते हो? नहीं तो मिरर के अंदर आप नहीं होते। इसका मतलब आपका रियल इमेज वहां पे नहीं बन रहा है। आपका कैसा इमेज बन रहा है? जो कि रियल नहीं है। जो रियल नहीं है उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है आभासीय इमेज बनेगा। ठीक है, तो आपका इमेज इरेक्ट सीधा बनेगा और आभासीय बनेगा। हम कह सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। और फोर्थ ये है कि जो इमेज आपका वर्चुअल और इरेक्ट तो बनेगा ही, साथ साथ लिटरली इन्वर्टेड होगा। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा इन केस ऑफ द प्लेन मिरर। ओके, तो फिर से इसको समझ लेते हैं क्या है। इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, इसमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। सेकंड क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। थर्ड, जो इसका नेचर क्या होगा? नेचर सिंपली ये होगा कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है और लिटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये बताओ, जब आप वाटर इमेज की बात करते हो, वाटर इमेज का मतलब कि जब आप नीचे, लेट्स से एक मिरर है उसको आपने जमीन पे रख दिया है। ठीक है, आपने अर्थ के ऊपर एक मिरर रख दिया है। अब उसमें जब आप देखोगे, ठीक है, उसमें जब आप देखोगे वहां पे लेफ्ट राइट नहीं चेंज होगा, वहां पे अप्स एंड डाउन चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे आप लिटरली इन्वर्टेड नहीं, जैसे लेट से ये ए है और ये एक मिरर है, तो ए कैसे दिखेगा? ए ऐसे दिखेगा। ठीक है, इस तरह उल्टा नजर आ जाएगा। ठीक है, राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता, यहाँ पे टॉप और बॉटम चेंज हो जाता है। ठीक है, जब ये वाटर इमेज की बात करते हैं। ठीक है, मिरर इमेज में ऐसा नहीं होता। मिरर इमेज में लेफ्ट एंड राइट चेंज होता है और वाटर मिरर में क्या चेंज होता है? टॉप एंड बॉटम चेंज हो जाता है। लेफ्ट एंड राइट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। ठीक है, समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम एप्पल यहाँ पे लिख रहे हैं, APPLE। तो एप्पल का अगर हम मिरर इमेज लेंगे तो क्या दिखेगा हमको? इस तरह दिखेगा। ई पहले दिखेगा आपको और लिटरली इन्वर्टेड होगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। एल कैसे दिखेगा आपको? एल ऐसे दिखेगा। पी, पी ऐसे दिखेगा। दो पी है तो पी सेम ही दिखेगा। और ए देखो सिमेट्रिक है, तो ए जो है सेम, जैसे ए यहाँ पे वैसे ही ए यहाँ भी दिखेगा, सेम दिखेगा। तो एप्पल आपको मिरर में, जो प्लेन मिरर है, एप्पल इस तरह आपको दिखेगा मिरर के अंदर। लेट से अगर एप्पल को एक वाटर इमेज, इसका कैसा होगा? देखो, ए ऐसे अप डाउन हो जाएगा, पी सेम रहेगा बट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे पी उल्टा हो जाएगा। एल सेम रहेगा बट उल्टा हो जाएगा एल। और ई तो वैसे ही रहेगा, ई में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका वाटर इमेज बनेगा और इस तरह से इसका मिरर इमेज बनेगा। तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा जब प्लेन मिरर की बात करते हैं तो किस तरह से यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रेज है। यहाँ पे आपको पता है जैसे इंसिडेंट रेज,
जो इंसिडेंट रेज है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है सीधा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज, और यहाँ पे इंसिडेंट रेज इस तरह से, रिफ्लेक्टेड रेज इस तरह से आ जाएगी। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो जैसे लेट से एक पैरेलल आपने रेज ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस के आपने पैरेलल रेज ड्रॉ किया, तो पैरेलल रेज जो है जब प्लेन मिरर पे टकराएगी, प्लेन मिरर पे टकराएगी तो सीधा, क्योंकि नॉर्मल से सेम एंगल बनाएगी ना, जैसे जो पैरेलल रेज है या हम कह सकते हैं प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर एक रेज है, तो परपेंडिकुलर अगर रेज है तो हम कह सकते हैं नॉर्मल से ये जीरो एंगल बनाएगी, तो जिस डायरेक्शन से गई थी उसी डायरेक्शन पे ये वापस आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर हम एक इंसिडेंट रेज दूसरा लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हम कह सकते हैं नॉर्मल से ये इतना एंगल बना रही है आई, और यहाँ पे नॉर्मल से आर एंगल बना रही है, तो नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है उस वही तो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रेज का भी एंगल बन रहा है। तो दोनों केस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये कहीं ज्वाइन नहीं हो रही है, ठीक है। आप इसको फिर से समझना, इस केस में ये है कि जब हम इंसिडेंट रेज इस तरह लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस लेट से इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, इस एक्सिस के अगर हम पैरेलल लेते हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है नॉर्मल से। जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो रिफ्लेक्टेड रेज का डायरेक्शन ऐसे होगा, इस तरह से, और जब इस तरह से रेज लिया जाएगा तो यहाँ पे एंगल आई है और एंगल आर है, तो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे इस तरह से जाएगी, मूव कर जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टेड रेज है फर्स्ट वाला और सेकंड का रिफ्लेक्टेड रेज है, ये कहीं पे ज्वाइन नहीं हो रहा है, कहीं मीट नहीं हो रहा है, और जब रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये कहीं पे मीट नहीं कर रही हैं, कहीं ज्वाइन नहीं कर रही हैं, तो इसका रियल इमेज नहीं बनेगा, तो इसका क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसे, इसको बैक साइड, यहाँ पे बैक साइड पे हम देखो डॉटेड लाइन से यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, डॉटेड लाइन पे, तो बैक साइड पे जब इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे जाके दोनों मिल रहा है, और इसको हम यहाँ इससे ज्वाइन करेंगे तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इमेज बनता हुआ दिख रहा है। और ये इमेज कैसा है, क्योंकि हम डॉटेड लाइन से इसको डिनोट किए हैं, तो ये इमेज कैसा है, ये इमेज है वर्चुअल इमेज, ठीक है। आसानी समझ में आया वर्चुअल इमेज क्यों बनता है, और इसकी जो डिस्टेंस है मिरर से, मतलब मिरर से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की और मिरर से जो डिस्टेंस है इमेज की, ये दोनों सेम क्यों होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। साथ साथ इसकी हाइट भी सेम क्यों होती है, ये भी, क्योंकि आपको प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पे हमने समझाया कि प्लेन मिरर पे इमेज कैसे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है देखो, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर as the object is in front of it, distance of object from the mirror is equal to distance of image from the mirror। जो अभी आपको बताया समझाया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। स्फेरिकल मिरर की बात करें, अब अभी तक हमने प्लेन मिरर की बात किया था, अब आगे हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर whose reflecting surface is a part of a sphere। Spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of mirror, part of sphere actually। The surface can be either curved inward or curved outward। मतलब surface या तो inward curved हो सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं bulge inward और bulge outward, ठीक है। अगर bulge inward है तो वो क्या है, और bulge outward है तो वो कौन सा मिरर होता है। आपको पता है कि बल्ज इनवर्ड है तो हम कह सकते हैं ये कॉनकेव मिरर होता है, और अगर बल्ज आउटवर्ड है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। मिरर के केस में आप फिर से समझना इसको क्या है, ए स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर, एक स्फेरिकल मिरर एक मिरर होता है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, पार्ट ऑफ स्फेयर होता है, और द सरफेस कैन बी इधर कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड। जो सरफेसेस हैं या तो ये इनवर्ड की तरफ कर्व्ड हैं या आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक स्फेयर है, और इससे जो है एक मिरर को यहाँ पे निकाला गया है, और ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस
बल्ज आउटवर्ड है। ये देखो एक स्फेयर है और स्फेयर से यहाँ पे क्या निकाला गया है, एक मिरर निकाला गया है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये कर्व इनवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मिरर से रिलेटेड है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। वो पॉइंट क्या है, देखिए आप जब कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो वहां पे आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये है क्या, सेंटर ऑफ कार्वेचर, या यहाँ पे स्फेयर आपको साफ साफ दिख रहा है, स्फेयर है। और स्फेयर का जो सेंटर है, जो स्फेयर का सेंटर है जिससे ये कॉनकेव मिरर निकाला गया है, उस स्फेयर का जो सेंटर होता है वही होता है सेंटर ऑफ कार्वेचर ऑफ मिरर। जो स्फेयर का सेंटर, ये देखो सेंटर सी जो है स्फेयर का ही सेंटर है, और जो स्फेयर का सेंटर होता है वो क्या होता है, ये सेंटर ऑफ कार्वेचर होता है। और मिरर का जो मिरर ये है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, जो मिरर का मिड पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट मिरर का, उसको बोलते हैं पोल ऑफ मिरर। ठीक है, मिरर का बिल्कुल मिड पॉइंट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर। जब आप सेंटर ऑफ कार्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हो, जब सेंटर ऑफ कार्वेचर को पोल से ज्वाइन करते हो और उसको एक्सटेंड करते हो बोथ साइड में, तो जो एक एक्सिस, एक लाइन आपको मिलेगी, वो लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ज्वाइनिंग लाइन विच ज्वाइन द सेंटर ऑफ कार्वेचर टू पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। नेक्स्ट आप इसको और डिटेल में समझना क्या होता है ये। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे फोकस की, फोकस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना है कि फोकस ऑफ द मिरर क्या होता है। ठीक है, लेट्स से प्रिंसिपल एक्सिस आपने समझा, सेंटर ऑफ कार्वेचर आपने समझा। देखो सेंटर ऑफ कार्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कार्वेचर। सेंटर ऑफ कार्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कार्वेचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेट्स से हम एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज ले जाते हैं। ठीक है, ये एक रेज है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट है जो कि क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पे मैं दूसरी बीम ऑफ लाइट ले जा रहा हूँ, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट बीम ऑफ लाइट ले जा रहे हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और जो सारी बीम ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो कि पैरेलल है, जब ये रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, एक सिंगल पॉइंट पे यहाँ पे ज्वाइन करेगी। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे यहाँ पे ज्वाइन करेगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल द parallel rays to the principal axis reflect and join on any point of the principal axis. This point is known as focus of the mirror. ये point क्या है, focus of the mirror है in case of concave mirror। जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं उस केस में क्या है, ये फोकस हो जाता है जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक सिंगल पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस के एक सिंगल पॉइंट पे ज्वाइन करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस ऑफ द मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में यहाँ पे बात चेंज हो जाती है। क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लेट्स से ये है एक मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर ये है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, यहाँ से हमने एक बीम ऑफ लाइट लिया जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पे दूसरी बीम ऑफ लाइट लिया जो कि ये भी पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, और जब ये रिफ्लेक्ट होगी और एक सिंगल पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक सिंगल पॉइंट पे ऑल पैरेलल रेज जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक सिंगल पॉइंट पे ज्वाइन होगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस ऑफ द मिरर इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। लेकिन जब हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की,
ये है कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बल्ज इनवर्ड है। जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये है कॉन्वेक्स मिरर की एक प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ये पोल है। यहाँ पे मैं 2 रेज ले जा रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, 2 रेज है, ठीक है। और ये रेज रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको पता है कि ये कहीं पे मिल नहीं रही है, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहीं भी मिल नहीं रही हैं, और अगर ये कहीं नहीं मिल रही हैं तो क्या होगा, देखिए, अगर ये कहीं नहीं मिल रही हैं तो इमेज तो बनेगा नहीं, ठीक है। इमेज नहीं बनेगा, न तो इसका फोकस मिल सकता है। लेकिन इसके फोकस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे पीछे की तरफ ज्वाइन करेंगे तो ये फोकस होगा। तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फोकस क्या होता है कि व्हेन parallel beam of light strike on the reflecting surface of concave mirror, then it appear to come from a point on the principal axis. ये appear, ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट से, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से होके आ रही हैं। It appear to come from a point on the principal axis. This point is known as principal focus of convex mirror. ठीक है, आपको समझ में आया होगा क्या होता है प्रिंसिपल फोकस। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ती हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, मतलब रिफ्लेक्ट होके आगे निकलती हैं, तो ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है कि ये एक सिंगल पॉइंट, एक फिक्स एक पॉइंट से होके आ रही हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। देखिए, इसको हम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर, कर्व इनवर्ड लाइक द इनसाइड ऑफ द बॉल। ये कन्वर्ज लाइट रे टू ए पॉइंट। ये क्या करती हैं, कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्ज करती हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगी, लाइट को डाइवर्ज करेगी, और कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। दोनों में ये भी डिफरेंस है। इसका यूज करते हैं सेविंग मिरर में, डेंटिस्ट जो है वो यूज करते हैं इसका। ये हेडलाइट में रिफ्लेक्टर की तरह यूज किया जाता है, ये गाड़ियों के, व्हीकल्स के हेडलाइट में एज ए रिफ्लेक्टर यूज करते हैं इसको, कॉनकेव मिरर को, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर कर्व आउटवर्ड होता है लाइक द बैक ऑफ ए स्पून। ये लाइट को डाइवर्ज करती हैं, ठीक है, लाइट को डाइवर्ज करती हैं। इसको व्हीकल के साइड मिरर में यूज किया जाता है, या सिक्योरिटी मिरर इन द शॉप में भी यूज करते हैं इसका, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया था। दिस इज द पॉइंट लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द मिरर्स कर्व। द टेंजेंट एंड कर्वेचर ऑफ दिस पॉइंट एंड द मिरर आर आइडेंटिकल। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि दिस इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब चीजें हमने पढ़ लिया है। एक चीज ये बचा है, अपर्चर क्या होता है। अपर्चर ऑफ ए मिरर ऑफ और लेंस इज द पॉइंट वेयर लाइट रिफ्लेक्शन एक्चुअली अकर। इट आल्सो इंडिकेट द मिरर साइज। जो अपर्चर होता है ये इंडिकेट करता है मिरर की साइज कितनी है, ठीक है। ये जो है द अपर्चर ऑफ ए मिरर और लेंस इज द पॉइंट वेयर लाइट रिफ्लेक्ट एक्चुअली, या रिफ्लेक्शन जो है जहां पे एक्चुअली अकर करता है उसी को बोलते हैं अपर्चर ऑफ लाइट। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द पॉइंट ऑन ए मिरर और लेंस एक्सिस वेयर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस कन्वर्ज और सीम टू कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। या तो ये कन्वर्ज करती हैं या कन्वर्ज करती हुई दिखाई देती हैं, मतलब सीम टू कन्वर्ज। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। रे डायग्राम क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए रे डायग्राम, देखो रे डायग्राम हम पढ़ेंगे दोनों मिरर के लिए, एक एक करके समझते हैं इसको, रे डायग्राम को। देखिए
जब हम बात करते हैं एक कॉनकेव मिरर की बात करें, अभी हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रे डायग्राम आपका ये है कि जब एक बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, फोकस के बारे में आपने पढ़ लिया है, और ये पोल हो गया, दिस इज फोकस, दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन लाइट फॉल ऑन ए कॉनकेव मिरर, हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट है, तो ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से होके पास करेगी, मतलब फोकस से होके पास करेगी। दिस इज द फर्स्ट रे डायग्राम। सेकेंड रे डायग्राम ये है, कॉनकेव मिरर की बात करें, यहाँ पे सेकेंड रे डायग्राम ये है, इसका जस्ट अपोजिट क्या है, ये फोकस है और ये पोल है, ठीक है। कोई भी एक बीम ऑफ लाइट है, कोई एक रे ऑफ लाइट है, वो फोकस से होकर अगर पास करती हैं, इंसिडेंट रेज अगर फोकस से होकर पास कर रही हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। देखिए आपका ये देखो नॉर्मल है, नॉर्मल यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता है ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्लियर? ये सेकंड रे डायग्राम है। फर्स्ट रे डायग्राम क्या था कि अगर एक लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक रेज ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके पास करेगी। सेकंड क्या है कि अगर एक रे ऑफ लाइट है जो कि फोकस से होके आ रही है, मतलब इंसिडेंट रेज जो है फोकस से होके आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ये सेकंड रे डायग्राम है। थर्ड आप इसको समझिए, थर्ड क्या है, देखिए दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेट्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस, दिस इज पोल। जब एक बीम ऑफ लाइट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास कर रही है, तो सेम ये रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ से वापस लौट जाएंगी। ऐसा क्यों होता है आप ये समझिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को ज्वाइन करो तो वही नॉर्मल भी होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रेज दोनों सेम हो जाते हैं, दोनों कोई इंसिडेंट कर जाते हैं। और इस केस में जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो 0 होगा, 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। और इसी कारण यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सेम पाथ पे वापस चली जाती हैं, ठीक है, इसका रीजन यही है। ये थर्ड रे डायग्राम है। और फोर्थ आपने समझ पढ़ा ही है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक रे ऑफ लाइट है जो कि पोल पे इंसिडेंट करती है ऐसे, और आई प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल आई बनाती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से हम कह सकते हैं एंगल आर बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ये फोर्थ रे डायग्राम था फॉर द कॉनकेव मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर को भी समझते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से रे डायग्राम बनता है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम क्या है कि अगर एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से होके पास करेंगे। दूसरा रे डायग्राम क्या है कि अगर कोई एक इंसिडेंट रेज फोकस से होके सरफेस पे पड़ रही है, फॉल कर रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। थर्ड है कि अगर कोई भी एक इंसिडेंट रेज है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास कर रही है, तो उसी रास्ते, मतलब सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। और फोर्थ क्या है कि अगर कोई भी एक पोल पे इंसिडेंट करती है, कोई एक रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट करती है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल आई बनाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल आर बनाएगी रिफ्लेक्टेड रेज। ये फोर्थ रे डायग्राम है फॉर ए कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर की बात करें। कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से होता है रे डायग्राम, देखिए दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे क्या होगा, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फर्स्ट रे डायग्राम ये है कि अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन रिफ्लेक्टेड रेज इज अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, देन रिफ्लेक्टेड रेज इज अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। मतलब ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है फोकस से होके आ रही हैं। ये फर्स्ट रे डायग्राम था।
जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, इस पे स्ट्राइक करती है मिरर पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। दिस इज द फर्स्ट रे डायग्राम। सेकंड क्या है देखिए, सेकंड ये है कि दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल। इफ एनी रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस, कोई भी एक रे ऑफ लाइट है जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस है, मतलब फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, इसका मतलब इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये फोकस तक पहुंच जाएंगी, तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ये सेकेंड रे डायग्राम था। थर्ड रे डायग्राम इसका क्या होता है इसको समझिए। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। अगर कोई भी एक रे ऑफ लाइट है जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रे ऑफ लाइट कहाँ है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इसको और आगे अगर प्रोसीड किया जाए, बढ़ाया जाए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ज्वाइन कर देगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब सेम पाथ पे ये बैक, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, मतलब उसी वास्ते, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते ये फिर से चली जाएगी। ठीक है, दिस इज द थर्ड रे डायग्राम। और फोर्थ तो वैसे ही है, सिंपल। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, मतलब एवरी रे डायग्राम इज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर in every ray diagram, but it is a specific ray diagram which help to the image formation। ठीक है, ये तीन चार जो रे डायग्राम हमने बताया वो बहुत ही स्पेसिफिक है, ये हेल्प करेंगे आपको, क्योंकि हर बार आप एंगल को मेजर नहीं करोगे ना, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है तो हर बार एंगल को मेजर नहीं करेंगे, तो इनका यूज करके हम, ये जो स्पेसिफिक रे डायग्राम है इनका यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं और डिटेल में। देखिए, ये हमने बताया था, ये इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, और ये नॉर्मल है। अब देखो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके पास कर रही है, और इस केस में क्या है, ये इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप देख रहे हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को ज्वाइन करते हैं तो ये नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल से देखो आई एंगल बना रहा है और आर एंगल बना रहा है, और ये ऐसा अपीयर होता है कि एक फोकस से होके आ रही है। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, a ray parallel to the principal axis of the reflection will pass through the principal focus in case of a concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। ठीक है, सेकेंड रे डायग्राम क्या है, आप यहाँ पे देखिए सेकेंड रे डायग्राम को देखिए, this is the incident rays, it is fall on the reflecting surface of concave mirror and reflect to the parallel to the principal axis। this is the center of curvature, this is the normal, और ये देखो नॉर्मल से एंगल आई बना रहा है और ये नॉर्मल से एंगल आर बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रेज अगर फोकस से होके पास कर रही हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा अपीयर होता है कि फोकस से होके आ रही हैं। दिस इज द इंसिडेंट angle of incident, this is the angle of reflection, this is normal which is joined from center of curvature to the point of incident। okay, देखिए इसका, a ray passing through the principal focus of a concave mirror or ray which is directed toward the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। क्या होता है ये, a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed toward the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। थर्ड रे डायग्राम है क्या है, देखिए
ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास कर रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये क्या होता है, सेम पाथ पे वापस लौट जाती है। ये क्या है, देखो, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर आर डायरेक्टेड in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path. और लास्ट है, a ray incident obliquely to the principal axis toward a point P on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. The incident and reflected rays follow the law of reflection at the point of incident, making equal angle with the principal axis. यहाँ पे आप देख रहे हो कि principal axis से equal angle बनाता हुआ इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज दोनों हैं, ठीक है। बहुत इजिली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कैसे कॉन्केव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है, देखिए यहाँ पे कुछ केसेस हैं, देखिए आप, बहुत ही आसान है इमेज फॉर्मेशन। अगर आपको पता हो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो हम कह सकते हैं इमेज के बारे में आप पूरी कुंडली बता सकते हो। इमेज की पूरी कुंडली आपको मिल जाएगी, बस क्या पता हो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, बस इतना ही पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट केस है इन कॉन्केव मिरर। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इनफाइनाइट पे है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होती है तो हम इनफाइनाइट पे, देखो हम बहुत दूर ऑब्जेक्ट कोई है, जैसे कोई स्टार को आप देख रहे हो, कोई सन को देख रहे हो, मतलब बहुत ही आपके से बहुत दूर है। तो यहाँ पे ये फिक्स कर पाना, मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि, ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा रेज यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है, कहाँ से जा रही है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेते हैं, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, फोकस से होके पास करती है एवरी रेज। तो इस केस में क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्म एट द फोकस। तो इमेज कहाँ बनेगी इस केस में, फोकस पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा एट द फोकस या ऑन द फोकस। और इसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, ये साइज बिल्कुल हम कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड होती है, बहुत ही छोटी होती है। एक पॉइंट साइज इमेज बनेगा इसका, ठीक है। जो इसका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉइंट साइज इमेज बनने वाला है। और इसका नेचर क्या होता है, देखो पहला कंडीशन क्या था, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था, एट इनफाइनाइट। तो इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन है एट फोकस। इमेज की साइज क्या है, इमेज की साइज है बिल्कुल डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। इसकी जो साइज होगी वो पॉइंट साइज होगी या हाईली डिमिनिश्ड होगी। थर्ड कंडीशन ये है कि ये जो इमेज बनेगा ये इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। रियल क्यों होगा, देखो रियल और वर्चुअल में इतना ही अंतर है, जब रेज, जो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जब मीट करती हैं तो उस केस में रियल इमेज बनेगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब डॉटेड लाइन से मीट करा जाता है, मतलब हम कह सकते हैं ये अपीयर होती हैं, ये यहाँ से मीट कर रही हैं, तो उस केस में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। इमेज कैसे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड और पॉइंट साइज। तो ये केस आपको क्लियर हुआ, समझ में आया। सेकंड केस है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सी के मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, बियॉन्ड सी है। सेकंड केस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में समझते हैं क्या होगा, देखें। देखिए ये केस है, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी है, उस केस में देखिए एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम ले जा रहे हैं, तो वो फोकस से होकर जब पास करती है तो यहाँ डी तक पहुँचती है, मतलब डी ऐसे पास हो रही है। और एक दूसरा रे डायग्राम देखते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेम पाथ पे वापस लौट जाएगी। इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ज्वाइन करते हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं। तो इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये इमेज बनता हुआ आपको दिख रहा है। और इमेज जो बन रहा है वो कैसा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज। और इमेज बन कहाँ रहा है, इमेज की पोजीशन क्या है, देखो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी है तो इमेज की पोजीशन क्या होती है, इमेज की पोजीशन
बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस होता है। इमेज की पोजीशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस होता है। आपको साफ साफ यहाँ पे दिख भी रहा है कि इमेज की साइज जो है ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा है, तो हम कह सकते हैं इमेज की साइज क्या होगी, इमेज की साइज डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, ठीक है, छोटी होगी इमेज की साइज। और इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा, वर्चुअल, और वर्चुअल नहीं होगा, इरेक्ट होगा और रियल होगा। रियल होगा और इरेक्ट होगा, क्या ऐसा है? नहीं, यहाँ पे पहले ही बताया मैं, ये क्या है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, उल्टा बन रहा है। मतलब इमेज इस केस में रियल और इन्वर्टेड बनने वाला है, ठीक है। इमेज कैसे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। एक चीज और समझना आप यहाँ पे कि जो यहाँ पे इस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है, लिस्ट से इस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पॉइंट इमेज ही बनना चाहिए। कैसे हम इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये हम अपेक्स पॉइंट ले रहे हैं। मतलब दोनों जो रे डायग्राम है ऑब्जेक्ट के बिल्कुल एंड पॉइंट या अपेक्स पॉइंट को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट के एवरी पॉइंट को कंसीडर करें तो हर पॉइंट का इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कई पॉइंट यहाँ पे मल्टीपल इनफाइनाइट पॉइंट इमेज बनने वाले हैं। और एवरी पॉइंट इमेज का अगर लोकस लेते हो या एवरी पॉइंट इमेज को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको इमेज बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे हम केवल पॉइंट इमेज को कंसीडर करते हैं और अपेक्स पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। और वहां से जब हम प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन कर देंगे सीधा एक परपेंडिकुलरली हम प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन कर देंगे तो हमको इमेज बनता हुआ दिख जाएगा। तो जो रे डायग्राम आप देख रहे हो इमेज फॉर्मेशन का, वो केवल एक पॉइंट इमेज का है, ठीक है, पॉइंट इमेज का है। और पॉइंट इमेज यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब जो एपेक्स पॉइंट है यहीं पे बनेगा, और जितने भी पॉइंट इमेज बनेंगे इसके और इसके बीच में बनेंगे। और इन सारे पॉइंट का अगर हम लोकस लेते हैं या इन सभी पॉइंट को हम एक साथ कंसीडर करते हैं तो हमको इमेज बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, इसको देखिए। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो तो उस केस में क्या होगा, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, सेम पॉइंट पे इमेज बनेगा। और ऑब्जेक्ट की साइज जो है इमेज की साइज दोनों इक्वल होगी। और ऑब्जेक्ट और इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, इमेज का नेचर ये होगा, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा इस केस में भी, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल टू इमेज की साइज, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का भी पोजीशन दोनों इक्वल हो जाएगा इस केस में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। फोर्थ पोजीशन क्या है, फोर्थ इसको देखते हैं। देखिए फोर्थ पोजीशन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो उस केस में क्या होगा, देखो उस केस में ये होगा कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले जा रहे हैं तो यहाँ पे आके ऐसे जा रही है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम बीम ऑफ लाइट जा रहे हैं तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं यहाँ पे आके मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बियॉन्ड सी है, सी से दूर है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है। इमेज की साइज आप साफ साफ देख रहे होगे, इमेज की साइज क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है। और इमेज का जो नेचर है वो क्या होगा, वो रियल इन्वर्टेड भी रहने वाला है इस केस में भी। मतलब हम अभी तक जितना भी केस देखे हैं, यहाँ पे फोर्थ केस चल रहा है और हर केस में क्या है, इमेज रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस फिफ्थ वाला देखते हैं। देखिए फिफ्थ केस ये है कि अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टेड जो बीम ऑफ लाइट है दोनों केस में या कहीं पे मिल नहीं रही है, मतलब ये दोनों पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। यू कैन से दैट जो रिफ्लेक्टेड बीम है, रिफ्लेक्टेड रेज है इंसिडेंट होने के बाद, ये दोनों रेज क्या हो रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं, मतलब कहीं भी ज्वाइन नहीं करेंगे। और कहीं भी अगर ज्वाइन नहीं करती तो हम ऐसा मान लेते हैं कि कहीं इनफाइनाइट पे जाके ज्वाइन करती हैं या इनफाइनाइट पे इसका इमेज बनेगा।
तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा इनफाइनाइट पे, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी उस केस में, इमेज की पोजीशन इनफाइनाइट होगी। और इमेज की जो साइज होगी वो क्या होगी, वो हाईली इनलार्ज होगी, बहुत ही बड़ी साइज होगी इमेज की। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज की जो साइज है वो बहुत ही बड़ी होने वाली है, इमेज बहुत ही इन लार्ज बनेगा। और इमेज का जो नेचर होगा वो रियल इन्वर्टेड ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट लास्ट कंडीशन है फॉर ए कॉन्केव मिरर। जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन है फोकस और पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वो मतलब पैरेलल भी नहीं है। यहाँ पे ये देखिए रिफ्लेक्टेड रेज इस साइड में जा रही हैं और इस डायरेक्शन में, और इस केस में रिफ्लेक्टेड रेज इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये कहीं मिल ही नहीं रही है। और अगर कहीं नहीं मिलेंगी तो इमेज कहाँ बनेगा भाई, इमेज तो अभी तक हमने 5 केस में देखा तो कहीं न कहीं आप जो रिफ्लेक्टेड रेज थे वो मीट कर रही थी, तो वहां पे इमेज बना रहे थे हम। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम जब जब ये कहीं मिलती हुई अपीयर नहीं करेंगी तो हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड में यहाँ पे ले जाएंगे। तो बैक साइड में अगर हम इसको प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए ये मिल रहा है, डॉटेड लाइन इस पॉइंट पे मिल रहा है, इसका मतलब जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ये बिहाइंड द मिरर होगा। एक ही केस ऐसा है जब इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। और इमेज कैसा बनेगा इस केस में, जब डॉटेड लाइन से आप ज्वाइन करोगे तो उस केस में हमने बताया था पहले ही, इमेज कैसा बनेगा, इमेज वर्चुअल बनेगा। तो इस केस में फर्स्ट केस ऐसा है, इमेज क्या होता है यहाँ पे इरेक्ट और वर्चुअल बनता है। और जितने भी 5 केसेस थे यहाँ पे इमेज कैसे बन रहा था, रियल और इन्वर्टेड बन रहा था। और इस केस में इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा और रियल नहीं बनेगा इस केस में, इस केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। जो इमेज की साइज है आप साफ साफ देख रहा है कि इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है, तो हम कह सकते हैं साइज ऑफ इमेज क्या होगी, इनलार्ज होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने इमेज फॉर्मेशन किस तरह होता है किसी भी कॉन्केव मिरर में, रे डायग्राम क्या हो कैसे बनते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर दोनों में हमने देख लिया। आगे की जो क्लासेस होगी वहां पे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो मिरर फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला, उसके बाद साइन कन्वेंशन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे किस केस में, मिरर फार्मूले से रिलेटेड। ठीक है, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।